नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी है, जहां पर प्रदेश में प्रशासनिक विभाग में फेरबदल हुआ है। आईएएस सचिन कुर्वे सचिव आबकारी और उद्यान बनाए गए हैं। आईएएस आलोक शेखर तिवारी को अपर सचिव ऊर्जा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से आबकारी की जिम्मेदारी हटा ली गई है। बड़ी जानकारी है, फेरबदल हुआ है। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से आबकारी विभाग की जिम्मेदारी को ले लिया गया है और बड़ा फेरबदल प्रदेश में प्रशासनिक विभाग में देखने को मिल रहा है। देहरादून से बड़ी जानकारी है, बड़ा फेरबदल प्रशासनिक विभाग में। देहरादून से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएएस सचिन कुर्वे सचिव आबकारी और उद्यान बनाए गए हैं और आईएएस आलोक शेखर तिवारी को अपर सचिव ऊर्जा की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ा फेरबदल हुआ है और प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से आबकारी की जिम्मेदारी हटाई गई है। देहरादून से यह बड़ी खबर है। प्रदेश में प्रशासनिक विभाग में यह बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएएस सचिन कुर्वे सचिव आबकारी और उद्यान बनाए गए हैं और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यह हुआ है कि आईएएस आलोक शेखर तिवारी को अपर सचिव ऊर्जा की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से आबकारी की जिम्मेदारी हटाई गई है। तो बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुभाष गौड़ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुभाष, प्रदेश में प्रशासनिक का फेरबदल देखने को मिला है, क्या जानकारी? तो सुभाष से हमारा संपर्क टूट गया है। आईएएस सचिन कुर्वे सचिव आबकारी और उद्यान बनाए गए हैं। आईएएस आलोक शेखर तिवारी को अपर सचिव ऊर्जा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से आबकारी की जिम्मेदारी हटाई गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर प्रदेश में प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर के कई युवा अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज देहरादून के कई युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेरा का कहना है कि उत्तराखंड में युवा अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और उसी में अब आम आदमी पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है और इसी कड़ी में लगातार जो सदस्यता अभियान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है और अब युवाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने में नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के काम से प्रभावित हैं युवा। ये बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई है और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, ये बात भी प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई। तो कुल मिलाकर के युवा अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में किए गए काम से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कई युवाओं ने आम आदमी पार्टी की जो सदस्यता है वो ग्रहण की है और अरविंद केजरीवाल के काम से प्रभावित हैं। ये बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई। और एक बड़ी जानकारी है देहरादून से, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। मंत्रिमंडल में 3 मंत्री शामिल किए जाएंगे, ये भी जानकारी है। राज्य मंत्री धन सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है। विधायक चंद्रा पंत को भी राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। बलवंत भौर्याल, महेंद्र भट्ट, बिशन सिंह चौपाल में से एक मंत्री और बन सकते हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और यह बहुत जल्द होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में 3 मंत्री शामिल किए जाएंगे। धन सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। चंद्रा पंत राज्य मंत्री बन सकती हैं, ये भी जानकारी है। और फेरबदल और साथ ही साथ विस्तार, ये दोनों ही देखने को मिलेगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और कैबिनेट का जल्द विस्तार होगा और अन्य मंत्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। कुल 3 मंत्री शामिल हो सकते हैं, शामिल किए जा सकते हैं मंत्रिमंडल के अंदर। जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, धन सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। विधायक चंद्रा पंत भी राज्य मंत्री बन सकती हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के काफी दिनों से ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार होगा और अब देखना यह है कि यह विस्तार कब होता है और किन किन को इसमें जगह मिलती है। रतन नेगी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। रतन, क्या जानकारी मिल रही है? मंत्रिमंडल में 3 मंत्री शामिल किए जाएंगे, धन सिंह को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है, फिलहाल क्या जानकारी?
देखिए, जो हमारे इंडियन न्यूज के सूत्र बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। हालांकि ये विस्तार उन्हें बहुत पहले 6 माह पहले करना था, लेकिन कोरोना काल के चलते नहीं कर पाए। लेकिन अब ये जो विस्तार है ये मंत्रिमंडल का होना है। 2 कुर्सी तब से ही खाली है जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने कमान संभाली थी, और एक जो अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो स्वर्गीय प्रकाश पंत जी के जाने के बाद एक कुर्सी खाली हो गई थी। अब माना जा रहा है कि स्वर्गीय प्रकाश पंत जी की पत्नी को चंद्रा पंत जी को राज्य मंत्री यहाँ पर बनाया जा सकता है। साथ ही इसके साथ ही धन सिंह रावत राज्य मंत्री है, उन्हें कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कुमाऊं की अगर हम बात करते हैं तो बलवंत भौरियाल जैसे वरिष्ठ अनुभवी नेता भाजपा के पास है। इसके साथ ही हम बात करें बिशन चुफाल जैसे नेता, तो किसी को, या पुष्कर धामी जैसे यूथ है, तो इनमें से किसी को भी कैबिनेट में स्थान दिया जा सकता है। वहीं अगर गढ़वाल की बात की जाए तो महेंद्र भट्ट को स्थान मिल सकता है कैबिनेट में, या फिर हम बात करें गंगोत्री से विधायक को रावत जी को यहाँ पर स्थान मिल सकता है। कुल मिला के आयुष सीधी सी बात यह है कि त्रिवेंद्र रावत के पास उनकी विधायक की अगर बात करें तो उनके पास अनुभव के नाम पर 10 से 12 ऐसे चेहरे हैं जो मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। यही वजह है त्रिवेंद्र रावत अब तक मंत्री नहीं बना पाए, क्योंकि 10 से 12 लोग जो है वो प्रबल दावेदार है। एक अनार 100 बीमार की बात है। और बात की जाए बनाना सिर्फ 3 को है, और इसी को लेकर के 3 सितंबर से पहले की बात की जाए तो कुछ लोगों में नाराजगी थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार त्रिवेंद्र जी नहीं कर रहे हैं। कुछ 2-4 विधायकों में उसकी नाराजगी थी कि अफसरशाही मनमोजियों की हमारी बात नहीं मान रहे। इसको लेकर के कह सकते हैं कि त्रिवेंद्र रावत पर दबाव की राजनीति या प्रेशर डालने का काम भी किया जा रहा था। हालांकि त्रिवेंद्र रावत उस प्रेशर में नहीं आए, लेकिन जो नाराजगी थी विधायकों की थी उनको उन्होंने दूर करने की कोशिश भी की। अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि भैया विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का आपको कहना मानना है, काम करना है। और आज अब जो आवश्यकता है तेजी के साथ और विकास करने की, तो निश्चित तौर से त्रिवेंद्र रावत जल्दी खाली। रतन, क्या ये माना जाए कि दो तरफा चुनौती है इस समय त्रिवेंद्र रावत के सामने? क्योंकि एक तरफ तो देखिए ये भी चुनौती है क्योंकि अपने पार्टी के अंदर जिसका जिक्र आपने किया कि 10 से 12 चेहरे ऐसे हैं जो कि अनुभवी हैं और चाहते हैं कि उनमें से सभी को जगह मिले, लेकिन ये तो संभव नहीं है। तो इस स्तर पर भी चुनौती है कि वहां पर कैसे इनको साधा जाए। और दूसरी चुनौती ये भी है क्योंकि अब 1.5-2 साल ही रह गए हैं चुनाव के समय में जाने में, और ऐसे में क्या सभी जो हित हैं उसको साधते हुए सभी जगह का जो प्रतिनिधित्व है वो भी सही तरीके से हो जाए, इसको भी खास ख्याल रखा जाएगा, इसलिए भी इतना टाइम लग रहा है इस मंत्रिमंडल के विस्तार में? रतन, देखिए आयुष, इस सवाल का जवाब थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। देखिए, जब त्रिवेंद्र रावत की सरकार यानी भाजपा की सरकार उत्तराखंड में आई थी तो कांग्रेस से जो लोगों ने 18 मार्च अगर 2016 की बात करें जो दल बदल किया था, जो हरी साहब से बगावत की थी, वो सारे नेता भाजपा में आ गए थे। जब भाजपा में आए थे तो सलारानी रावत और सुरेंद्र मोहन सिंघल को छोड़ करके सभी चुनाव जीत गए थे। जब वो चुनाव जीते तो सुबोध उनियाल मंत्री उनमें से बने, यशपाल आर्य मंत्री बने, रेखा आर्य मंत्री बनी, और ये चेहरे मंत्री बने। तो इसमें जो भाजपा का जो 57% बहुमत आया तो भाजपा के जो नेता, अनुभवी नेता थे, वो मंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि जो कांग्रेस के जमाने में नेता थे वो यहाँ मंत्री थे, वो यहाँ भाजपा में मंत्री बन के आ गए। ऐसे में भाजपा के अंदर एक अंदरूनी ये चीज रही कि हमारा जो प्रदेश है, जो हमारी सरकार बनी है, हम लोग मंत्री नहीं बन पा रहे, अनुभव उनके पास ज्यादा था। तो ये चिंता त्रिवेंद्र रावत को पर लगातार दबाव था कि कैसे सबको मैनेज किया जाए। बहरहाल अब वो चीजें दूर हो रही है धीरे धीरे। इसके साथ ही चुनौती है, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ तौर पर कहा है कि जो तमाम विधायक है उनके आउटपुट को देखा जाएगा, उनके रिजल्ट को देखा जाएगा, रिजल्ट के आधार पर टिकट दिया जाएगा। क्योंकि हर बार ये नहीं है कि मोदी जी की लहर चलेगी और विधायक जीत के निकल कर आ जाएगा। मोदी जी की लहर भी चलेगी, केंद्र का काम भी देखा जाएगा, प्रदेश में त्रिवेंद्र रावत का काम भी देखा जाएगा। जो भ्रष्टाचार पर त्रिवेंद्र रावत ने सबसे बड़ी उपलब्धि आयुष उत्तराखंड में ये है कि त्रिवेंद्र रावत ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। आज तक की अगर बात कीजिए तो कोई एक भी ताज त्रिवेंद्र सरकार पर नहीं लगा है। जीरो टॉलरेंस नीति से मुख्यमंत्री सरकार चलाई है। ये मुख्यमंत्री के फेवर में आता है और केंद्र की तमाम योजनाएं, जैसे ऑल वेदर रोड की हम बात करते हैं, ऋषिकेश खंडवा रेलवे लाइन की बात करते हैं, उसका बेनिफिट त्रिवेंद्र रावत को मिलेगा। लेकिन प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी भी मौजूद है, कांग्रेस भी है, और इसके साथ ही भाजपा भी है। तो निश्चित तौर से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रतन फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। उधर हल्द्वानी में आवरण अनशन पर बैठे पार्षद के पानी की टंकी पर चढ़ने से अफरा तफरी मच गई और सूचना के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचे तो फिर वहां पे मधुमक्खियों ने आम लोगों और पुलिस पर हमला भी कर दिया। अब मधुमक्खियों के हमले के बाद पूरे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे तैसे पार्षद को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से नीचे लाया गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के दौरान मधुमक्खियों ने लोगों को इस दौरान जमकर घायल भी कर दिया। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि पार्षद रोहित प्रकाश सरकार की अनदेखी के चलते खतरनाक निर्णय तक पहुंचे, लेकिन गनीमत ये रही कि उनको सकुशल नीचे उतार लिया गया और ये सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। तो रुड़की के रामनगर कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह खबर फैल गई कि अधिवक्ता को गोली लगी है। आनन फानन में अधिवक्ता को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया। गोली लगने की सूचना के बाद तमाम आला अधिकारी ने मौके का मुआयना करके घायल का हालचाल भी जाना और इसके बाद पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में लग गई।
वहीं अधिवक्ता से जब घटना के बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने घटना के संबंध में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। वहीं काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने बीती 5 जून को लागू अध्यादेश के विरोध में तहसील परिसर में प्रदर्शन करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने लागू कृषि अध्यादेश को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। दर्जनों की संख्या में किसान तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में एकत्रित हुए और बीती 5 जून को केंद्र सरकार के द्वारा लागू कृषि अध्यादेश को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा ने कहा कि केंद्र सरकार बीते 5 जून को 3 कृषि अध्यादेश लेकर आई। उन्होंने तीनों अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने एमएसपी पर खरीद का सख्त कानून लाया जाए, जिससे कि सरकार जो एमएसपी तय करती है उस पर किसानों की फसल खरीदी हो, जिससे किसान को आर्थिक मदद मिले। इस दौरान बीते दिनों हरियाणा में अपनी आवाज उठा रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया गया। तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और इसी के चलते भाजपा मोदी के 70वें जन्मदिन पर सेवा के विभिन्न कार्यों के माध्यम से जनमानस के बीच पहुंचेगी। काशीपुर में भी भाजपा ने विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण करके इस सेवा सप्ताह की शुरुआत की है। काशीपुर में इस मौके पर स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा और नगर निगम मेयर उषा चौधरी के नेतृत्व में नगर निगम परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 14 सितंबर से लेकर के 1 सप्ताह तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने के संदेश के तहत सप्ताह के प्रत्येक दिन को सेवा के अलग अलग स्वरूप में मनाए जाने के तहत इसकी शुरुआत हुई है। इसके तहत देश में हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से देश के साथ साथ काशीपुर में नगर निगम प्रांगण में 1.5 दर्जन से अधिक फलदार और छायादार पौधों का रोपण भी किया गया है। तो ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम क्षेत्र के सभी व्यापारी वर्ग के लोगों ने साधु समाज के सामने घाट पर अर्धनग्न अवस्था में गंगा जी में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों में पर्यटन को खोला गया है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में पर्यटन खोलने के साथ साथ जो नियम कानून लगा दिए गए हैं उसके चलते पर्यटन व्यवसाय एकदम चौपट हो गया है। राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम के जितने भी व्यापारी हैं उन सब की आजीविका पर्यटन पर ही निर्भर है। इसके साथ ही व्यापारियों ने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पर्यटन को नहीं खोला गया तो वो भी बिना नियम और शर्तों के तो व्यापारी वर्ग यहीं गंगा में अपने प्राण को त्याग देगा। इसकी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की होगी। सरकार द्वारा लॉकडाउन खोल दिया गया है और यात्रा भी चालू कर दी है, लेकिन स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में जो यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं वो सब पर्यटकों पर ही टिके हुए हैं और ये पर्यटकों को यहाँ पर अभी जो है पूरी तरह से खोला नहीं गया है पर्यटन विभाग द्वारा। और जो नियम शर्तें रखी गई हैं कि आप नेगेटिव रिपोर्ट लाइए तभी आप लोग यहाँ पर घूम सकेंगे। इसी को लेकर के जो स्वर्ग आश्रम, लक्ष्मण झूला, राम झूला क्षेत्र के जितने व्यापारी हैं उन सबको दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। कर्मचारियों की सैलरी देने का, बिजली का बिल देने का, ईएमआई भरने का पैसा भी नहीं है उनके पास। यहाँ देख सकते हैं मजबूरन होकर के व्यापारियों को आज अर्धनग्न अवस्था में जो है गंगा जी में आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और इनकी इतनी हालत खराब हो चुकी है कि ईएमआई क्या, घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं है, 2 जून की रोटी जुड़ाने के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए बच्चों के पैसे नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे मालूम करते हैं क्या मांग है उनकी। नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं ये धरना प्रदर्शन में क्या मांगे उनकी। जी सर, ये बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है, किस पद पे है और ये आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी सरकार से? मेरा नाम माधव अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष चौक। मुख्य मांग यही है कि जो टूरिस्ट को आने नहीं दिया जा रहा है। 23 मार्च के बाद यहाँ का व्यापारी बेरोजगार हो गया, 100 रुपये भी उसने नहीं देके, बैंकों की किस्त चालू हो चुकी है, आदमी आत्महत्या को उतारू हो रखा है। उस चीज को खत्म करने के लिए कि कैसे भी सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि सरकार को लेटर के माध्यम से हर तरह से समझा दिया गया है, पर जब उनको समझ नहीं आ रहा है तो प्रदर्शन का सहारा लिया जा रहा है। और ये प्रदर्शन यही नहीं है, अगले हमारी जो रणनीति होगी, लक्ष्मण झूला, तपोवन, मुनि की रीति, सभी व्यापारी को इकट्ठा करके व्यापारी कम से कम टूरिस्ट आ सके। कोविड जैसे और राज्यों में कोविड टेस्ट की बाध्यता खत्म कर दी है,
उसी तरह से उत्तराखंड में भी कोविड टेस्ट की बाध्यता खत्म करके टूरिज्म इंडस्ट्री को सांस देनी चाहिए, थोड़ा टूरिस्ट आना चाहिए। अगर इस तरह से 6 महीने और चला तो व्यापारी, होटल व्यवसायी, राफ्टिंग वाले, गाड़ी वाले, गाइड भाई, हर व्यक्ति गंगा जी में कूदने को तैयार होगा, क्योंकि आज के टाइम पे बैंकों की किस्त चालू हो गई है, गवर्नमेंट द्वारा कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, लगातार बिजली के बिल वाले आ रहे हैं कि बिजली काट देंगे, सिवा टैक्स आ रहा है। तो उन सब चीज़ों को या उनकी माफ़ी के लिए और साथ ही टूरिस्ट को बिना बाध्यता यहाँ आने के लिए, यही हमारी मुख्य मांग है। तो आपने देखा है नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय की मांग है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोई भी जो है बाध्य ना किया जाए, ना रिपोर्ट के लिए बाध्य किया जाए, बल्कि टूरिस्ट को खोल दिया जाए, टूरिज्म को खोल दिया जाए, ताकि यहाँ के लोकल यहाँ पे क्षेत्र पंचायत के जो है सदस्य भी हैं, यहाँ पर वार्ड मेंबर भी हैं, उनसे भी पूछते हैं नगर पंचायत के कि उनका क्या कहना है। सर आपका नाम क्या कहना है आपका? मेरा नाम नवीन सिंह राणा है। मेरा ये कहना है कि टूरिज्म खुल जाना चाहिए और राज्यों की तरह किसी प्रकार का कोविड बाध्यता नहीं होनी चाहिए। टूरिस्ट घबरा के नहीं आ पा रहा है क्षेत्र में। यहाँ के लोग बेरोजगार, बिल्कुल भुखमरी फैल चुकी है। कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले भुखमरी से मरने को तैयार बैठे हैं। और होटलों के बिजलियों के बिल आ रहे हैं जबकि होटल सब बंद पड़े हैं, सीवर टैक्स आ रहे हैं जबकि सीवर का यूज़ नहीं हो रहा है, और स्कूलों की फीस का भी ज़बरदस्ती का हमारे ऊपर मंडा जा रहा है। तो इससे सबकी क्षेत्र की समस्या को देखते हुए आज ये प्रदर्शन किया गया है, और अगर नहीं सरकार सुनेगी तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द काफ़ी लोग आत्महत्या करने को तैयार होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि आज यहाँ स्वर्ग आश्रम, लक्ष्मण झूला, राम झूला क्षेत्र के जो व्यापारी हैं कितने मजबूर हो चुके हैं कि आज उनको ये कदम उठाना पड़ा है। आज अर्धनग्न अवस्था में वो लोग गंगा जी में जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ नीरज गोयल, इंडिया न्यूज चैनल, ऋषिकेश। मसूरी में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पंचायत राज व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने का कुचक्र चलाया गया है। जिला योजना के बजट में 50% से अधिक की कटौती की गई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की आड़ में राज्य की पंचायतों को मिलने वाली धनराशि में बड़ा गोलमाल किया जा रहा है। वहीं मनरेगा योजना के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए भी सरकार ने हर जिले में अपने चहेते लोगों को ठेकेदार नियुक्त करके प्रधानों को इन ठेकेदारों से मनमाने दामों पर सामान खरीदने के लिए बाध्य किया है। अप्रैल को जो भारत सरकार को मिला, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी ने 42वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान कोरोना को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा गया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर रामनिवास और वहां पर मौजूद अधिकारियों ने जवानों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर ब्रिगेडियर डॉक्टर रामनिवास ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अकादमी परेड ग्राउंड में मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी भी ली गई। और चलिए इसी के साथ रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।